गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज बैच ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और टॉपिक जो लास्ट सेशन में किया था, दैट टॉपिक वाज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर सी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये किया था अपन ने। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार उसको भी देख लें। जो हमारे पास चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर पहले अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे ध्यान दिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाती हैं, ये सारा काम हमने किया था। उसके बाद में हमने इसको कनेक्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट से। और एक्चुअली हमने नहीं किया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करा था। एंड दैट साइंटिस्ट वर H.C. ओइस्टर्ड। उन्होंने कनेक्ट किया था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उन्होंने एक लास्ट ऑब्जर्वेशन निकाली थी, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज उन्होंने निकाली थी, ठीक है। और उसके बाद से हमने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स थे उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की शेप, उनका डायरेक्शन, ये सब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, उनकी स्ट्रेंथ, ये सब किया था। और उसमें सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट था दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर। तो अगर एक स्ट्रेट वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? आंसर इज यस, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बी से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ। शेप क्या होती है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, याद रहना चाहिए सब आपको, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और थर्ड वन इज डायरेक्शन क्या होती है इन सर्कल के अंदर, इन सर्कल की डायरेक्शन क्या होगी, वेदर एंटी क्लॉकवाइज वेदर क्लॉकवाइज, क्या डायरेक्शन है इसकी। अगर ये हमें चाहिए तो इसके लिए आपको कहां जाना पड़ता है? एक रूल के पास जाना पड़ता है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, RHTR, राइट हैंड थंब रूल। और वो रूल क्या है कि राइट हैंड लो, राइट हैंड के अंदर आप वायर को होल्ड करो, इमेजिन करना, सच्ची में नहीं होल्ड करनी, इमेजिन करो कि आपने वायर को होल्ड कर रखा है इस तरह से कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आपकी जो फिंगर है जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी वही डायरेक्शन होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की, बस। इसकी जगह पे वैसे एक दो रूल्स और होते हैं, ये भी अपन डिस्कस कर लें। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपने राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और रूल होता है विच इज कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, वहां पे भी नीचे नीचे स्टार लगा के नीचे की तरफ पेज नोट कहते हैं जिसको अपन, वहां पे लिख रखा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। अब ये कॉर्कस्क्रू क्या होता है? समथिंग लाइक दिस। ओपनर होता है ना, जैसे बोटल्स का, जिस तरह से बोतल का ओपनर होता है, जो आप देखते हो कि जो कांच वाली बोतल होती है उनको ओपन करने के लिए ओपनर चाहिए होता है। वैसे ही कुछ बोतल ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कॉर्क लगा हुआ होता है, ठीक है। कैप नहीं लगा हुआ होता, कॉर्क लगा हुआ होता है। तो उस कॉर्क को अगर आपको, लाइक जैसे आपने पार्टी वार्टी वाले सीन में देखा होगा कि शैंपेन वाली बोतल होती है, तो उसको क्या करते हैं, बहुत जोर से शेक करते हैं, थंब लगा के और हिला छोड़ते हैं, तो वो उसका जो कॉर्क है वो एकदम से शूट करके बाहर निकल जाता है। बट अगर उसको अच्छे से प्रॉपरली बाहर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इसकी हेल्प से। दिस इज कॉल्ड कॉर्क स्क्रू रूल, मतलब कॉर्क स्क्रू, सॉरी, रूल पे बाद में आएंगे। रूल तो सिंपल है, कॉर्क स्क्रू बच्चों को पता नहीं होता तो समझ में नहीं आता। तो ये होता है कॉर्क स्क्रू। इसको क्या करते हैं, उस कॉर्क के अंदर डाल के ऐसे पूरा अंदर तक फिट कर देते हैं और एकदम से खींचते हैं तो वो बाहर आ जाता है। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल को समझना कैसे अपन को? इस रूल को आप, क्योंकि हम नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर कॉर्क स्क्रू को नहीं जानते ज्यादा, तो आप इसको बोटल नेक की तरह समझ सकते हो कि कोई भी आपके पास बोतल हो, लाइक अपने पास यहाँ पे इंक की बोतल है, आपको अगर पता करना है कि जो स्ट्रेट वायर है उसके आसपास जो करंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बना सर्कल के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या करो, आप एक बोतल को इमेजिन कर लो उस वायर की जगह पे, है ना, एक बोतल को इमेजिन कर लो। और अब आपको उसके कैप को इस तरह से रोटेट करना है कि, इस तरह से रोटेट करना है कि ये जो कैप है किस डायरेक्शन में मूव करे, करंट की डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। कोई भी बोतल, ये बोतल, वाटर बोतल जो होती है हमारे पास, फ्रिज वाली बोतल, कोई भी बोतल मान लो, उसको
वायर के साथ अलाइन करो और उसके कैप को इस तरह से रोटेट करना है कि कैप मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट ऊपर है तो मतलब मुझे इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। कैमरा के पास लेकर आए तो कुछ इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा ताकि इसका जो कैप है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, और अगर उल्टा होता तो इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ता। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी वो ज्यादा आसान है। ऐसे किया और आपके पास डायरेक्शन आ गई, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शंस आ गई। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हमारे पास था, ये तो फर्स्ट था, सेकंड वन was current carrying circular coil। ये CCC तो रह गई, पहले CCC वायर था, अब CCC कोयल है। कोयल के लिए आपको मैंने डायग्राम बनवाए थे, एक ब्रेक के बाद मिल रहे हैं अपन, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये जैसे कार्डबोर्ड आप इमेजिन करो, उसके बाद उसके अंदर से आपने एक वायर को इस तरह से पास आउट किया है, इसमें से आपने करंट पास करवाया। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके आसपास भी बनेगा, बट किस तरह का बनेगा ये आपको होपफुली याद होगा कि कैसे बनाया था अपन ने। आप याद करो, लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, है ना, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। आपको डायरेक्शन देखनी है करंट की कैसी है। करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। दो वर्ड सिखाए थे, एक तो कहा था कि अगर डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, स्टाइलिश तरीके से लिखा था ना, एंटी क्लॉकवाइज को एएनटी नहीं लिखा था, एंटी लिखा था। और इस एंटी के अंदर भी रीजन था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां पे क्या बनने वाला है, नॉर्थ टर्मिनल बनने वाला है। इसका मतलब दूसरी बात इसमें हिडन है कि अगर क्लॉकवाइज होगी तो साउथ टर्मिनल बनेगा। ये कैसी है, क्लॉकवाइज है ना, यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज है, इट मींस यहां पे बनेगा साउथ। और अगर साउथ बनना है, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में सिंक होती हैं, वो भी याद है ना, तो साउथ में फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, ऐसा कुछ। अभी फिलहाल एक एक सर्कल ही बना देता हूं मैं, जैसे आप जितने कम से कम 2 3 4 इतने दिखाओ इसमें डायरेक्शन बनेगी कुछ ऐसी, इसमें बनेगी कुछ ऐसी। और इसके अलावा अगर डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दिया जाए देन इस तरह से हो। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनेगा तो नॉर्थ से निकलती है। यहां तक आपको याद है ना, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट डे का, लास्ट सेशन तक का रिकैप हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काम करवाया था, आपको बताया था कि इनकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, बी की जो वैल्यू है वो करंट पर डिपेंड करती है। ये कितना स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बनेगा, कितना स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बनेगा, कितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे मैंने आपको इसके एक्सप्रेशन भी बताए थे, स्ट्रेट वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन बताया था मैंने आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसका होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। उसमें r का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट होता है, इसमें r का मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल होता है। बाकी ये फॉर्मूले आपके काम के नहीं है, कैसे आए ये आपको सोचना नहीं है। बस इसमें से आप ये देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट डायरेक्टली एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस इनडायरेक्टली। उस दिन शायद मैंने छोटा r लिखा होगा। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि करंट डिपेंड्स ऑन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट डायरेक्टली एंड रेडियस इनडायरेक्टली। सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको फॉर्मूले दिखाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूले आपके पास आएंगे 12th क्लास में आएंगे, ना तो 10th में, ना 11th में, 12th में आएंगे। एंड लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस करी थी दैट वाज कि एक कोयल, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल को एक तरफ से देखते हैं तो आपको क्लॉकवाइज दिखता है, बट उसी कोयल को दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो वहां पे उल्टे डायरेक्शन दिखेगी। तो एक तरफ जो पोल बन रहा है उससे ऑपोजिट साइड दूसरा पोल बनेगा। तो सेम कोयल में, लाइक आप कोई भी अपनी बैंगल को इमेजिन कर लो, है ना, तो उसमें अगर करंट घूम रहा है तो अगर ऐसे कैमरा के सामने रख दें
तो आपको अगर नॉर्थ पोल दिख रहा है तो मेरे को साउथ पोल दिखेगा, तो इट मीन्स दैट बैंगल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये भी आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। यहां से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस फ्रेश सेशन का फ्रेश टॉपिक। इससे पहले तक तो रीकैप चल रहा था अपना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग वर्ड तो आएगा, अगर एक करंट कैरिंग वर्ड हट गया तो चाहे आगे कुछ भी लगा हुआ हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होने वाला, ठीक है। अब अपने क्या कर रहे हैं, शेप बदलते जा रहे हैं, अलग अलग शेप देख रहे हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं कैसा बन रहा है, किस तरह का बन रहा है। अपन एक स्ट्रेट वायर वाला चेक कर लिया, लूप वाला चेक कर लिया। अब बारी है सोलेनोइड की। तो पहली बात तो ये है कि भाई ये सोलेनोइड चीज क्या है, किसे कहते हैं सोलेनोइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन सोलेनोइड की। तो सबसे पहला वर्ड हमें इसके अंदर सोलेनोइड समझना है। देखो सोलेनोइड क्या होता है, अगर आप कॉपर वायर को किसी भी सिलेंड्रिकल बेस पे, लाइक चौक है हमारा, ये भी सिलेंड्रिकल बेस है, कोई भी सिलेंड्रिकल बेस हो, मार्कर हो या एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है ना, जिसे अपन लंच बॉक्स के अंदर लंच लेकर के जाते हैं चपाती रैप करने के लिए, उसका जो खाली बेस रह जाता है, रोल रह जाता है, उस पर आप रैप कर लो। उस पर अगर आपने कॉपर वायर को रैप कर दिया क्लोजली, इस तरह से, इस तरह से अगर आपने कॉपर वायर को क्लोजली रैप कर रखा है किसी सिलेंड्रिकल शेप में, उसे हम बोलते हैं सोलेनोइड। इस खास शेप को हम बोल देते हैं सोलेनोइड, ठीक है। इसको किससे रिजेंबल कर सकते हैं, लाइक जो आप पतंग उड़ाते हो, है ना, अगर जो भी बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो उन्होंने, उनके पास वो जो रील के लिए लपेटने के लिए होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, उसके अंदर आप जो है थ्रेड बंधवा के आते हो। बस आप में उसमें और इसमें एक चीज डिफरेंस है क्या, कि जो उसका फर्स्ट नोट होगा, थ्रेड का हिस्सा होगा, वो अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है और बाहर की तरफ एक ही हिस्सा आता है, ये छिपा हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दोनों हिस्से जरूरी हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। क्यों, क्योंकि हमें बैटरी लगानी है, तभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज अ सोलेनोइड, लेट्स राइट, लिखो इसके बाद, it refers to insulated, this is most important word, insulated copper wires wrapped closely in the form of cylinder, in the form of cylinder। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, सभी डेफिनेशन में होता है, इसमें भी है। इंसुलेटेड क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटेड का मतलब होता है जो भी अपन वायर देखते हैं हमारे घर के अंदर, जितनी भी वायर्स लगी हुई होती हैं या चार्जर की जो केबल्स दिखती हैं, सभी के सभी इंसुलेटेड होती हैं। उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग कर रखी होती है प्लास्टिक की, पीवीसी की, है ना। तो उस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि हम उसको टच करते हैं बट हमें करंट नहीं आता, है ना। जो उसमें करंट जा रहा है वो एक अलग चीज है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम उस वायर को उठा के इधर से उधर रख देते हैं, चलते हुए भी यूज कर लेते हैं। बट अगर आप सोचो कि इंसुलेशन कहीं से हट रखी हो, डायरेक्ट मेटल की वायर दिख रही हो जाती हुई और प्लग में लगा रखी हो, बीच में से कहीं दिख रही हो आपको, क्या आप उसको टच करोगे, आंसर इज नो, है ना, नहीं टच करेंगे, क्योंकि हमें पता है, इतनी समझ तो हमारे पास है कि उसको टच करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, करंट आएगा, है ना। इसी तरह से अभी जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था उसके अंदर तो मैंने, क्योंकि मुझे वायर्स दिखानी थी, मैंने काफी स्पेस पे दिखाया था। बट एक्चुअली में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो जो भी आप थ्रेड बांधते हो काइट के लिए, पतंग के लिए, तो वो देखते हो ना कि आप दो थ्रेड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, नहीं होता, कई बार तो एक के ऊपर एक भी आ जाता है। तो इस तरह से इतना टाइटली ये रैप हो रखी होंगी एक दूसरे के साथ। तो अगर
ये वायर्स इंसुलेटेड नहीं होंगी तो एक वायर दूसरी वायर के साथ शॉर्ट कर जाएगी, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी को इंसुलेट करके रखते हैं। कभी भी आपने कोई भी छोटा मोटा डिवाइस खोला हो, रिमोट कंट्रोल कार खोली, उसमें से मोटर निकलती है, उस मोटर को तोड़ के दिखाओ, अंदर से कुछ खोल के दिखाओ, तो कई सारी वायर्स निकलती है आपको कॉपर की, येलो येलो सी कलर की, है ना। तो वो वायर डायरेक्ट कॉपर की दिखती है, बट वो भी इंसुलेटेड होती है, उसमें पतली सी ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है। लाइक अपने पास भी पड़ी होनी चाहिए इधर, लेट्स सी, वेट अ सेकेंड, जल्दी से मिल जाएगी तो देख लेते हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द सर्किट जो खोल रखा था। इसके अंदर ये एक छोटा सा डिवाइस था, ये मोबाइल चार्जर का सर्किट है, उसमें से ये ट्रांसफॉर्मर होता है, बता ही दूं मैं, ये असली सर्किट है वैसे, ये CFL का सर्किट है। इसके अंदर ये जो पॉइंट ये जो लगा हुआ है सर्किट या कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। इसको खोलते हैं तो काफी सारी ऐसे वायर निकलती है। तो ये जो वायर निकल रखी है ना, दिस इज कॉपर वायर, और ये देखने में ऐसा लगता है कि ये इंसुलेटेड नहीं है क्योंकि डायरेक्ट कॉपर वाला कलर दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये भी इंसुलेटेड है। और इसके अंदर भी काफी सारी, लगभग किलोमीटर में लेंथ है इसकी, इस छोटे से कंपोनेंट में इतनी सारी कॉपर की वायर। इसकी वर्किंग भी आएगी आपके 12th में आएगी। इसी एक दो गैजेट्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। जनरेटर है कैसे हटा दिया, मोटर पर आया अभी, ठीक है। तो इंसुलेटेड वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिखो आप इसे कि सोलेनॉइड क्या होता है। फिर उसके बाद अपन सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं, करते पास, ओके। अब अपन डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, जिसके अंदर सोलेनॉइड के साथ में बैटरी अटैच करते हैं। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बेस हो गया, ये ठीक है। काइंड ऑफ 3D लुक आ जाना चाहिए। इस तरह से हमने इस पे वायर जो है वो रैप कर दी, एक सिलेंड्रिकल बेस ले लिया, उसके ऊपर वायर को इस तरह से रैप करते गए। दिस इज आवर वन ऑफ एंड, दिस इज सेकंड एंड, और इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया किसी एक बैटरी के साथ, ठीक है। और साथ में लगा देंगे की ऑन ऑफ करने के लिए, एक्स्ट्रा वायर को हटा दो, ठीक है, प्लस माइनस की को ऑन कर दें, इसके आगे के, इसके साथ V, करंट ऊपर गया, यहाँ जैसे रहेगा, यहाँ से नीचे आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता रहेगा इसी तरह से। देखो, अब ये सोलेनॉइड नहीं है, दिस इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और करंट कैरिंग जो भी चीज हो, चाहे करंट कैरिंग वायर हो, चाहे कोई हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपने कंडक्टर सीखा था पहले, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सीख लिया था, और इसी की हेल्प से आपने कोयल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, है ना। अब आपने कोयल को सीख रखा है, तो मेरी लास्ट लेक्चर वाली या जो मैंने अभी आज भी रिकैप करी, उस बातों को ध्यान रखना। मैंने हमको याद करवाया कि अगर क्लॉकवाइज करंट आपको दिखेगा तो वहां पे कौन सा पोल बनेगा। अगर क्लॉकवाइज करंट दिखेगा तो वहां पे कौन सा पोल बनेगा, वहां पे बनेगा साउथ पोल, यानी वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंक हो रही होंगी, वहां पे अंदर जा रही होंगी। और अगर कहीं पे आपको एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा करंट ऐसे घूमता हुआ दिख गया, तो इट मींस वहां पे नॉर्थ बनेगा, और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है निकल रही होंगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है। इतनी चीजें आप पिछले टॉपिक से सीख के आए हो, यहाँ पे उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप सोलेनॉइड को ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो ना कि बहुत सारी कोइल्स बनी हुई है, इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसी नहीं है, बट कुछ ऐसा सा ही स्ट्रक्चर है कि इसको आप 1 कोइल, 2 कोइल, 3 कोइल, 4 कोइल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक तरह से 7 कोइल्स का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हो, है ना।
समझ में आया? अगर इस तरह से आप समझोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब आप समझो कि आप इस तरफ खड़े हो, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा जैसे ये जो है सिलेंड्रिकल, कोई भी आपके पास पेन वगैरह उसको उठा लेना, इस डायग्राम के सामने से रख के देखना 3D में कि आपने वायर इसके ऊपर से रैप करिए, ऊपर से रैप करिए, और करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे दिख रही है। ठीक है, आप चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज आती है तो यस करो, अदरवाइज नो। ठीक है, ये आपके हाथ में बनेगा डायग्राम इसका, इसकी चीटिंग कर सकते हो आप, आपके पास पेन है, आपके पास हाथ है, आपके पास दिमाग है, तो आपके पास इसका डायग्राम बन जाएगा कि आपने इस डायग्राम को इसमें से बाहर निकाल लिया। कोई भी सिलेंड्रिकल चीज ले लो, लाइक मेरे पास चौक है और मैंने देखा कि मेरी वायर ऐसे जा रही थी, इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है, और करंट ऐसे जा रहा है, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सभी का से यस, एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज निकलेगा तो पक्का यहाँ पे कौन सा पोल बनने वाला है? नॉर्थ। इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, अगेन सब में ऐसा होगा। तो ये छोटी 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 मैग्नेट्स बहुत सारी जब जुड़ जाएंगी तो एक बड़ी सारी मैग्नेट बनेगी, और इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। दिस विल बी जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। चलो बना देते हैं फिर फटाफट से बार मैग्नेट वाला, तो अपने को बताइए। तो डायग्राम जितना अच्छा बने उतना बेटर है, उतना अच्छा बनाने की ट्राई करो इसको। एक बार ही नहीं बनता, दो बार ही नहीं बनता, बार बार ट्राई करो। कोई भी फील्ड लाइन आपस में कट नहीं होनी चाहिए बस। बाकी कुछ लाइंस ऐसे ओपन छोड़ दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इधर से निकलती हुई, इधर से सिंक होती हुई। ठीक है, अभी और बेटर किया जा सकता है, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। इस तरह का कुछ आपने डायग्राम बना लेना है। तो दिस इज एज सिमिलर एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का, और इसकी लेंथ भी है, देखो जो अपन लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, वो भी एक तरफ से नॉर्थ और दूसरी तरफ से साउथ की तरह बिहेव करती है, तो ये भी एक बार मैग्नेट है। बट ये एक अच्छी खासी बार मैग्नेट बन गई है, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ, एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ जो है उनके अंदर भी काफी डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लो। इसके लिए आप हेडिंग लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सोलेनोइड, सीसी सोलेनोइड। मैं फिर से बता दूं आपको, अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ में याद होता रहे, और एक एक चीज कनेक्ट करके कर रहे हैं अपन। पहला किया, उससे दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक आपने किया, उससे तीसरा टॉपिक, यानी कि सोलेनोइड वाला काम आपका आज खत्म हो गया। तो दिस इज सोलेनोइड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एक। क्या है वो अच्छी एप्लीकेशन? आप ध्यान से देखो इसके अंदर, पहले अपन डिस्कस करते हैं फिर इसको लिखेंगे कि हमने क्या किया था। हमने ये बेस लिया था एक, है ना, एक बेस लिया था जिसके ऊपर अपन ने कॉपर वायर को रैप किया। अब ये जो बेस लिया था, मैंने यहाँ पे उसी बेस की जगह चौक को इमेजिन किया था, आपको पेन इमेजिन करने के लिए कहा था, या फिर आपको मैंने कहा था एल्यूमिनियम वाला जो फॉइल होता है उसका जो बेस है, रोल जो है, उसको भी इमेजिन कर सकते हो। फर्क क्या उन दोनों में? अगर मैं चौक को इमेजिन करता हूं तो ये सॉलिड बेस हो गया, और अगर मैं एल्यूमिनियम वाला जो रोल है उसको इमेजिन करो तो वो मेरे पास होलो रोल है एक, है ना, एक खाली रोल है, और उसके ऊपर मैंने अगर वायर को रैप किया और करंट पास किया तो वायर के बीच में आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर बीच में देखो ध्यान से। अभी तो अपन ज्यादा बना नहीं सकते हैं, है ना, लाइक जितना बड़ा भी आपके पास जितना ज्यादा थिकनेस का पेन होगा, मार्कर स्केच होगा, तो उतनी कम लाइंस बनेंगी। जितना पतला फाइन आप पेंसिल लेकर के चलोगे उतनी ज्यादा लाइंस बन जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनोइड।
इनसाइड द सोलेनोइड वहां पे क्या होती है, इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइंस. इट मींस इनसाइड द सोलेनोइड देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सभी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर आपने एक मिस करी है तो दूसरे में इम्पैक्ट पड़ेगा. लास्ट क्लास में शायद आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका है इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन. तो अंदर आपको इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस दिखती हैं, इट मींस अंदर की तरफ क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अंदर की तरफ, यानी कि कॉइल के अंदर. अब कॉइल के अंदर आप उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने किस बेस पे उसको रैप किया. अगर आपने किसी ऐसे बेस पे रैप किया है जिसके अंदर जाया जा सकता है, लाइक वो होलो है, जो एल्यूमिनियम रोल की बात कर रहे हैं अपन, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रोल के अंदर जो एक पाइप से बन गई ना, उस पाइप के अंदर हम किसी ऐसे मटेरियल को रख दे जो मैग्नेटाइज हो सके, उसको अगर हम अंदर रख देते हैं उसके. समझ पा रहे हो बात? देखो बहुत सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूं मैं. आपने देखा होगा, ऐसा करके भी देखा हो सकता है कभी, कि एक आपके पास मैग्नेट हो और स्टेपलर पिन हो या ऑल पिन हो. एक ऑल पिन लो आप और उसको मैग्नेट पे अच्छे से काफी देर तक अगर आप रब करो और दूसरी ऑल पिन को उठा के देखो उससे, तो वो उठने लग जाएगी. मींस वो ऑल पिन मैग्नेट के साथ रब करने पे मैग्नेटाइज हो जाती है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर भी आ जाता है ना. ये चीज करके देखिए कभी आपने, या जो ऑफिस के अंदर एक ऑल पिन होल्डर होता है, उसके अंदर ऑल पिन कुछ एक चिपकी रहती है मैग्नेट से, तो जो काफी देर तक चिपकी रहती है ना, वो किसी दूसरी ऑल पिन को भी पकड़ लेती है. क्लियर? तो कोई भी मैग्नेटिक चीज, लाइक आयरन नहीं होता है तो वो ऑल पिन होती है, वो स्टील की बनी होती है, स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन. तो आयरन जो है वो मैग्नेट तो नहीं है, बट मैग्नेटिक मटेरियल तो है ना. तो अपन क्या करें, अगर मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं काफी देर तक, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे अंदर हमारे पास अच्छा खासा चांस है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है. अगर आप होलो इस पाइप को ले लेते हो और उसके अंदर किसी इस तरह की चीज को, आयरन की चीज को, सॉफ्ट आयरन की चीज को रख देते हो और करंट को ऑन कर देते हो, सपोज 15-20-30 मिनट के लिए, तो 30 मिनट तक वो चीज काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और इस तरह से जो मैग्नेट बनेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इस तरह से जो बनती है मैग्नेट उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट. चलो अब इसी बात को लिख लेते हैं. देखो स्टार डाल के लिख लो. इनसाइड द सोलेनोइड, the magnetic field lines are, the magnetic field is uniform and strong. This is used, this can be used, ऐसा कर लो, this can be used to magnetize a magnetic substance. This can be used to magnetize a magnetic substance. The magnet so formed is called an electromagnet. बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये सोलेनोइड्स के अंदर. इस चैप्टर में देखो बहुत लिमिटेड सा काम है, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, और जो कर रहे हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. जैसे सोलेनोइड की डेफिनेशन करी, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोलेनोइड. सोलेनोइड का अंदर डायग्राम बनाया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड. ठीक है, और
ये टॉपिक अपन ने लिखा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, तो आपको पूरा ही लिखना है। ये डिटो लाइन वहां पे लिख करके आनी है, आपको फिर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सोलेनोइड क्या होती है। एंड अगेन आप इसके अंदर एक और लाइन लिख सकते हो कि सोलेनोइड इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, वो भी लिखते हैं अपन, जो भी बात डिस्कस करेंगे वो लिखेंगे, और सारी की सारी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन है, तो इसलिए किसी में भी इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, यह फिर सब पे लगेगा। लिखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सोलेनोइड is similar to bar magnet. Hence it can be used. Hence it can be used at place of bar magnet. अभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लाइक अभी आपको मैंने ये बताया कि जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट जैसी ही है, तो बार मैग्नेट की जगह पे सोलेनोइड को भी यूज कर सकते हैं, है ना। कि आपने सोचा कि लिखने के लिए पेन भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, बट उनमें से कौन सा यूज करना चाहिए, पेन यूज करना चाहिए या पेंसिल यूज करनी चाहिए, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी एक जगह पे मुझे बार मैग्नेट या करंट कैरिंग सोलेनोइड कोई एक चीज यूज करनी है, मतलब बार मैग्नेट जैसी सी कोई चीज मुझे चाहिए, तो वहां पे बार मैग्नेट को यूज करूं या सोलेनोइड को यूज करूं, कौन सा बेटर है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले, लाइक मैं ही पूछ लेता हूं, एंड आप लोग लिखो कि विच इज बेटर अल्टरनेटिव, विच इज बेटर अल्टरनेटिव या बेटर ऑप्शन, इनमें से बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड काफी अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू बार मैग्नेट। क्यों? इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो बार मैग्नेट है, जैसे अपन ने बार मैग्नेट देखी थी हमारे पास जो है, तो उस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना, जो भी उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है, उसको बदला नहीं जा सकता, है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। और उसको अगर बदलना है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है या घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाकर के उससे वीक मैग्नेट खरीदनी पड़ेगी, या मार्केट जाकर के उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट खरीदनी पड़ेगी, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो। बट सोलेनोइड के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा करना है, तो आप किससे कर सकते हो, अमाउंट ऑफ करंट से, यानी बैटरी कम छोटी बड़ी लगा दो। आपको पता है कि करंट बैटरी पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका भी अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहो कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाय एल। ये एक्स्ट्रा चीज है वैसे, बट क्योंकि मैंने पहले वाले दो के बताए हैं तो ये वाला भी आपको मैं बता देता हूं। इट इज म्यू नॉट एन आई बाय एल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो साइड में। ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा में है, सेम उसी तरह से जैसे पहले पार्ट में एक्स्ट्रा करवाया था, दूसरे में भी एक्स्ट्रा करवाया, थर्ड में भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, बट इससे समझ में आ जाती है बच्चे को बात, है ना। टेंशन होती ही नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा है, एग्जाम में आने वाला है नहीं बिल्कुल भी। बट आप इसे समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड प्रोड्यूस करने वाला है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ये जो चीज है म्यू नोट, अपन ने तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम पे देखा हुआ है, तो आपने सिंबल तो देख रखा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। एन आई एल ये क्या चीज है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, कि इसमें कितने टर्न्स है। जैसे इसमें कितने टर्न्स हैं देखो आप ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्न्स हैं इसके अंदर। तो अगर किसी में 10 टर्न्स वाली सोलेनोइड अगर अपन ले आएंगे, इसी के जैसी 10 टर्न वाली सोलेनोइड होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और अगर 6 वाली होगी या 3 वाली होगी उसमें कम बनेगा।
करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसमें से करंट अगर अपन 5 एम्पियर पास करेंगे और एक बार 10 एम्पियर पास करेंगे तो 10 एम्पियर वाले में ज्यादा बनेगा, 5 एम्पियर वाले में कम बनेगा। और फिर है लेंथ। लेंथ का भी यहाँ पे रोल है कि आपने अगर 7 टर्न्स भी करने हैं तो 7 टर्न्स आप बिल्कुल पास में रख करके 7 टर्न्स इस तरह से अगर बना दो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू अगर आपने 7 टर्न से फैला फैला के बनाए हैं। तो लेंथ अगर आप कम रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि देखो सारी करंट पास पास कंसंट्रेट हो जाएगी ना। तो ये चीज आप इस फॉर्मूला से समझ सकते हो। और इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला क्यों बताया गया आपको, क्योंकि अपने बात कर रहे थे कि बेटर कौन सा है, बार मैग्नेट या सोलेनोइड। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सोलेनोइड को यूज करना बार मैग्नेट की जगह पर क्यों ज्यादा बेटर है। तो पहला आपको ऑप्शन मिल गया कि यू कैन इंक्रीज, पहले तो आपको आंसर मिल गया, दिस इज, इसका आंसर खुद लिखना आपने। इनमें से कौन सा बेटर है, करंट कैरिंग सोलेनोइड, बिकॉज के अंदर जो आप रीजन नंबर 1 लिखोगे, सो फर्स्ट रीजन इज वी कैन कंट्रोल इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। हम इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आप इसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपने मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो है ऐसे कहीं पे फिक्स कर दी, चिपका दी, अब इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। अगर आपको मन करे कि या एक्सपेरिमेंट की डिमांड हो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए और यहाँ पे अब साउथ पोल होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेट को मैन्युअली उठाना पड़ेगा। पहले तो अगर चिपका रखा है तो डिटैच भी करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, घुमा के वापस फिक्स करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है इसके साथ कुछ भी नहीं करना आपने। आप जस्ट क्या करो, इस बैटरी को हटाओ, जो भी एक्स्ट्रा सोर्स लगा हुआ है उस बैटरी को हटाओ, जैसे यहाँ पे प्लस था पहले, यहाँ पे माइनस कर दो, बैटरी को निकाला, बैटरी को उल्टा किया और लगा दिया, तो अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन बदलने से ये पूरा डायग्राम बदल जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। यानी कि मेन स्ट्रक्चर को आपको हिलाना नहीं पड़ा और उसको बिना टच करे, बिना उसको परेशान किए आपके पोल्स भी चेंज हो गए। तो वी कैन कंट्रोल द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। सेकेंड पॉइंट इज वी कैन शिफ्ट द पोलैरिटी। आप पोलैरिटी को शिफ्ट कर सकते हो विद या बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बस इतना, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़े फायदे मैग्नेट के अंदर होता है, यही है, एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उसके पोल्स, तीसरी चीज होती है मैग्नेट के पास। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको बेटर मिल रही है। हाँ, बस ये इसका नुकसान है कि इसमें आपको करंट पास करते रहना पड़ेगा। करंट पास करोगे तब तक तो आपके पास मैग्नेट बनी रहेगी, और ये एक बार आपने इसको मेहनत से मैग्नेट बनवा लिया है और ये आपके पास हमेशा बिना किसी करंट के, बिना किसी बिल के, बिना किसी खर्चे के मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती रहेगी। तो अगर खर्चा यानी कि इकोनॉमिक कोई रीजन आपके पास, कोई भी टेंशन नहीं है, तो गो फॉर दिस, ठीक है। ये फायदा है बार मैग्नेट और सोलेनोइड में से सोलेनोइड को चूज करने का, ठीक है। तो यहां तक आप लिखोगे। ये लास्ट क्वेश्चन आपने खुद से आंसर करना है, मैंने आपको वर्बली तो आंसर करवा ही दिया है, बस आपको लिखना बाकी रह गया। इसको लिखना कैसे, लिख लोगे ना इसको आप, कि इसमें दो फायदे हैं, और इस डायग्राम को जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द नेक्स्ट हेडिंग। फोर्स on a current carrying conductor. In magnetic field. छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आते जाएंगे, समझते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे इनको अपन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ कुछ दिखता है ऐसा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर के जाएंगे तो क्या उस पर फोर्स लगेगी, और लगेगी तो कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, ये सब अपने को इस टॉपिक में स्टडी करना है। देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि हमारा वो पार्ट स्टार्ट हो गया है जब अपन ने करंट को मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ना स्टार्ट कर दिया है।
शुरू शुरू के दिन में अपन क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास अगर एक मैग्नेट है तो उसके आसपास एक रीजन है ऐसा जहां पे मैग्नेट की चलती है, मैग्नेट के आसपास कुछ एक रीजन ऐसा है जहां पे मैग्नेट की चलती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड से बाहर अगर कोई मैग्नेट पड़ी है सॉरी उस फील्ड से बाहर कोई मैग्नेट अगर पड़ी है तो उस मैग्नेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर ये मैग्नेट इस फील्ड के अंदर आ जाती है, यहां पे अगर कोई मैग्नेट आ जाती है तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन होती है, या तो रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, बट कुछ ना कुछ होगा जरूर, यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे फोर्स लगती है, यहाँ पे फोर्स नहीं लगती, ये चीज आपने सीखी है और डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट भी करके देखा आपने। आज हम इससे उल्टा काम कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की तो बात कर रहे हैं आज भी, बट मैग्नेट लेके आ रहे हैं। अब अपन क्या लेकर आ रहे हैं, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक करंट कैरिंग वायर या एक करंट कैरिंग लूप, इस तरह की चीजों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या इन पे फोर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो पहले तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या इन पे फोर्स लगना चाहिए? लाइक इसी की बात करना एक बारी, अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को ले आया, है ना, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को ले आया, ऐसी वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो क्या उस पे फोर्स लगना चाहिए? यस और नो? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज यस, बिल्कुल वहां पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब आपने ये सीख लिया है, पहले तक इस चैप्टर के आने से पहले आपके लिए करंट कैरिंग वायर थी सिर्फ, अब आपके लिए करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक भी है क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया गया, किसमें लाया गया? मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया। अब आपको इसको किस नजर से देखना है? आपको इस नजर से देखना है कि दिस इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो क्या उसमें फोर्स लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो इस पे भी फोर्स लगेगा। तो इस टॉपिक का होना वैलिड है, यस 110% दिस टॉपिक इज वैलिड। तो अपन इस टॉपिक को स्टडी करेंगे जरूर कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, बट कितना लगता है, किस तरह से लगता है, वो डिटेल में करेंगे सारा। उसमें एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, बढ़ा कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, तो आज इतने करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में।